कर रहे होते हैं, तो अगर आप फील्ड को स्विच करते हैं तो शायद इट्स डिजास्टर है या कुछ इस तरह है। तो करियर को चूज करना जो है उसके बारे में भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है हमारे मुल्क में बच्चों के लिए। तो मेरा जो करियर रहा है वो बड़ा रोलर कोस्टर रहा है। तो मैंने एफएससी जो है वो इनिशियली पहले मैंने एक साइंस के वो सब्जेक्ट्स थे, क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स, मैथ, स्टैट्स एंड फिजिक्स, और उसमें करने के बाद मेरा आइडिया ये था कि मैंने आईटी सेक्टर में जाना है। बट समहाउ ड्यू टू व्हाटएवर रीजन, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मैं उस एफएससी के तकरीबन एंड पे आके उसको छोड़ के मैंने एक और एफएससी स्टार्ट कर ली, और वो थी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। सो समहाउ आई परफॉर्म्ड वेरी वेल इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और दूसरी वाली एफएससी छोड़ दी थी। बाद में मैंने उसको भी कंप्लीट किया, लेकिन इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। सो फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी मेरा एक रूट बन गया। फिर ग्रेजुएशन मैंने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में की है, तो उसमें बेसिकली सारी लेबोरेटरी साइंसेज है, जिसमें ये सारे आपके क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट है और डिफरेंट तरह की इस तरह की डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो आप लेबोरेटरीज वगैरह देखते हैं। उसके बाद फिर जो मेरी मास्टर्स था वो अगेन एक और डिजास्टर था कि मुझे, हमारी जो फील्ड थी जिसमें मेरी ग्रेजुएशन थी, वो अलाउड नहीं थी बहुत जगहों पे एडमिशन लेना मास्टर्स में। तो हमें एक दो जगह पे अलाउड था कि आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने एमएससी जो है वो बायोकेमिस्ट्री में की। तो बायोकेमिस्ट्री अगेन साइंस की फील्ड है, लेकिन डायग्नोस्टिक्स से टोटली डिफरेंट थी। उसमें मेरा मास्टर्स हुआ। फिर उसके बाद मुझे अंदाजा हो गया कि अब बायोकेमिस्ट्री को ही हमने हायर एजुकेशन में परस्यू करना है। सो देन आई कंप्लीटेड माय एमफिल एंड पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री एंड मोलेकुलर बायोलॉजी। तो अजीब एक मिक्स था, और उस दौरान मेरी जॉब थी, मैं पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट में जॉब करता रहा हूँ, और दैट गवर्नमेंट जॉब वाज रिलेटेड टू वैक्सीन क्वालिटी कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्वालिटी कंट्रोल। सो दैट वाज आल्सो टोटली समथिंग डिफरेंट। सो मुख्तलिफ एरियाज में काम करता रहा हूँ और पढ़ता रहा हूँ। उसका मुझे फायदा ये हुआ कि मुझे एक डायनामिक किस्म की स्किल्स जो है वो मैंने अचीव किया। स्किल सेट जो है वो क्यूसी का भी स्किल सेट मेरे पास था, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज का भी स्किल सेट मेरे पास था, और उसके बाद बेसिक साइंसेज जिसमें बायोकेमिस्ट्री, मोलेकुलर बायोलॉजी, ये भी। तो ये 3 डिफरेंट एरियाज का स्किल सेट लेके मैं यूएस में आया। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय पीएचडी में आई मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स। और ड्यूरिंग माय पीएचडी एक और चीज मैं शेयर करना चाहता था कि ड्यूरिंग माय पीएचडी आई डिड अ शॉर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को। और वो पीएचडी के दौरान ही आपको अलाउ किया जाता है कि इफ यू वांट टू गो टू फॉरेन यूनिवर्सिटी फॉर डूइंग योर रिसर्च प्रोजेक्ट, तो आपको चांस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो उसमें आई वॉन अ स्कॉलरशिप in and I went to California, University of California, San Francisco, और वहाँ पे मैंने वहाँ that was the first time, so I was sharing the whole story because मैं आपको बताना चाह रहा था कि कहाँ पे मेरा एक्सपोजर हुआ इस साइंस को। तो यहाँ तक, जब तक मैं यूसीएसएफ में नहीं गया था, मैं एक बेसिक साइंटिस्ट था और लेबोरेटरी साइंटिस्ट था। तो ये चीज़ें मुझे, मतलब बेंच पे काम करना, आप किसी साइंटिस्ट का जब आपके बारे में सोचते हैं तो बीच में क्वेश्चन आया है, तो आई वुड लाइक कि फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस। मेरी कोशिश होगी कि अगर मेरा रब्त नहीं टूटता है तो मैं आपको जवाब देता रहूं। मुजफ्फर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस मीटिंग। आई थिंक इट इज 1 आवर, सो वी विल ट्राई कि 1 आवर में ही रहे, और अगर 5 मिनट 10 मिनट ऊपर हो जाते हैं तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। Yes, please, everyone. आप अभी डॉक्टर साहब को बोलने दें और प्लीज डिस्टर्ब ना करें बीच में। नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन आंसर I'm totally okay with that। हम आखिर में भी एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, बट लेकिन अगर बीच में बोलना चाहते हैं तो आई हैव नो प्रॉब्लम। सो ये जब मैं यूसीएसएफ में गया 2014 में, तो उस वक्त तक मेरा ये जो कंप्यूटेशनल साइंसेस हैं, डेटा साइंस है, इससे कोई मुझे इंट्रोडक्शन नहीं था। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन माय प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर इन यूसीएसएफ, वो एक अमेरिकन थी खातून, उन्होंने मुझे एक हार्ड ड्राइव वहां पे दी। और वो हार्ड ड्राइव में मुझे पता था कि वो उस डेटा टाइप जो उन्होंने मुझे शेयर किया कि वो क्या है, और वो किस एक्सपेरिमेंट से वो डाटा जनरेट हुआ है, लेकिन मैंने उस डाटा पे कभी काम नहीं किया हुआ था। तो शी सेड कि ये हार्ड ड्राइव है, इसके अंदर ये डेटा सेट्स पड़े हुए हैं बहुत सारे सैंपल्स की, तो आप इस तरह करो कि जस्ट प्ले विद देम एंड ट्राई टू सॉल्व द पेशेंट सैंपल्स। तो that was the first time when I got exposed to data.
अब यहाँ मैं एक अपने काम जो मेरा करंट काम है, मैं उससे आपको थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तो नेशनल आई इंस्टीट्यूट में मैं जो काम कर रहा हूँ, उसमें मेरी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इंटरेस्ट भी है ह्यूमन जीनोम या ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस डेटा जो है, उसको प्रोसेस करना और उसको एनालाइज करना in a way that it gives us, gives me and give my fellows, clinicians, physicians, other scientists meaningful information. अच्छा, with respect to our projects, तो हमें meaningful information क्या चाहिए होती है? वो है आप लोगों को अगर अंदाजा होगा पाकिस्तान में मौरूसी बीमारियां जो है पाकिस्तान में नहीं हर जगह ही होती हैं तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स या मौरूसी बीमारियां काफ़ी कॉमन है सो उसमें होता ये है कि पेशेंट जो है वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है एक डिजीज़ को। अच्छा वो डिजीज़ होती इसलिए है मैं इसको बहुत आपको लेमन लैंग्वेज में और बहुत सुपरफिशियल बताऊँगा, हालाँकि बहुत डिटेल्स हैं इसके अंदर। बट जब आपको अगर कोई इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में तो मैं बाद में आपके क्वेश्चंस आप ये ज़हन में रखिए, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आई विल ट्राई टू आंसर इन डिटेल। तो उसमें ये होता है कि एक्चुअली जो डिफेक्ट होता है किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर में, वो आपके डीएनए के अंदर लाया करता है। क्योंकि डीएनए जो है वो मौरूसी मवाद है या जेनेटिक मटेरियल है, वो हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। तो अगर डीएनए के अंदर कोई डिफेक्ट हो, तो वो डिफेक्ट कई दफ़ा कमिंग जनरेशंस के अंदर अपीयर हो जाता है। और यानी पेरेंट्स में होता है वो डिफेक्ट हो लेकिन डिज़ीज़ ना हो। लेकिन जैसे ही वो आगे बच्चों में आता है तो वो अपीयर हो जाता है एक डिज़ीज़ की फॉर्म में। तो अब वो डिज़ीज़ अब जब बच्चे को डिज़ीज़ होती है, तो पाकिस्तान में तो इतना कॉमन नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझा जाता है कि उसकी डिज़ीज़ की जेनेटिक कॉज़ को या डीएनए के अंदर जो जो डिफेक्ट है, उसको आइडेंटिफ़ाई किया जाए। अच्छा, अब इसको आप साइंस फिक्शन मूवीज़ देखते होंगे, म्यूटेशन और वायरस के अंदर म्यूटेशन इस तरह के नाम सुनते होंगे। सो बेसिकली डीएनए या जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो डिफेक्ट होता है, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। अच्छा, अब म्यूटेशन अ, को आइडेंटिफ़ाई करना, जेनेटिक डिज़ीज़ की डायग्नोसिस करना, इसका लिंक कैसे है डाटा के साथ, सो आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अब होता ये है कि आप सबने अगर बायोलॉजी पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत, तो मैट्रिक के लेवल तक भी आपको बताते हैं कि आपके 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है? सो टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं आपके। तो उनमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो रेगुलर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होती हैं और एक जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर होता है, जो आपको डिटरमिन करता है कि आप मेल होंगे या फीमेल होंगे। अच्छा, अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके ऊपर इसमें डीएनए होती है और कुछ प्रोटीन्स होती हैं। में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो डीएनए है। डीएनए की फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि टोटल 4 ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझिए सो दैट आप लोगों को अंदाज़ा हो कि कहाँ से डेटा जो है वो जनरेट होता है और लाइफ साइंस में हेल्थ केयर में किधर-किधर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे डेटा जनरेट हो सकता है और वो डेटा आप उसको यूज़फुल कैसे हो सकता है। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो जो डीएनए आपकी होती है, किसी भी इंसान की हर एक जानदार की डीएनए मुख्तलिफ है, ये ज़हन में रखिएगा। तो ह्यूमन डीएनए अगर कोई बायोलॉजिकल साइंसेज़ के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ह्यूमन डीएनए जो होती है वो मेनली उसमें जो 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 डिफरेंश जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो एक नाइट्रोजनस बेस होता है। सिर्फ़ आप ये नाम याद रखेंगे क्या है, 4 लेटर्स कह लीजिए अ, ए एडेनिन, थायामीन, गुआनिन और साइटोसिन ये 4 केमिकल कंपाउंड्स हैं। अच्छा, हम इनको शॉर्ट फॉर्म में एटीजी एंड सी कहते हैं, ठीक है? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एटीजी एंड सी। अच्छा, टोटल आपकी जो डीएनए है, वो इन्हीं चारों बेसिस से मिलके बनी हुई होती है। तो कहीं पे भी अगर आप डीएनए को रीड करिए, अगर आप देखें कहीं जस्ट गूगल करें डीएनए सीक्वेंस, तो आपको डीएनए सीक्वेंस एक इन 4 लेटर्स से मिली हुई एक स्ट्रिंग नज़र आएगी। अगर आप डेटा के लोग हैं, तो स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि लेटर्स की एक स्ट्रिंग है, ठीक है? तो अब ये इन लेटर्स का इस स्ट्रिंग का टोटल नंबर कितना होगा? ह्यूमन्स के केस में ह्यूमन डीएनए इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 3.2 बिलियन बेसेस। हम
ये इस एक लेटर को जो ए है या टी है या जी है या सी है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। और एक बेस को हम, क्योंकि जब जो डीएनए होती है वो डबल हेलिक्स होती है, एक एक स्ट्रैंड इस तरफ होता है, एक स्ट्रैंड इस तरफ होता है, और दरमियान से उसको हाइड्रोजन बॉन्ड से वो जुड़ी हुई होती है। सॉरी, कोवलेंट बॉन्ड से होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। तो लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट सो डीएनए यूं है, एक सीढ़ी की फॉर्म में आपको नजर आ रही होती है ना, जब भी आप देखें सीढ़ी की, और वो सीढ़ी यूं ट्विस्ट हुई होती है। तो जो एक बेस है एक साइड पे, एक स्ट्रैंड पे, वो दूसरे साइड के बेस के साथ उसको कोवेलेंट बॉन्ड से वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इस एक को हम बेस पेयर कहते हैं, और ये बेस पेयरिंग होती है वो स्टैंडर्ड होती है, ठीक है। हम इसको मजीद डिटेल में नहीं बताते, लेकिन इतना सिर्फ आप जान लीजिए कि टोटल जो बेस पेयर्स के नंबर है वो 3.2 बिलियन बेसिस हैं ह्यूमन डीएनए के अंदर, ठीक है। तो अगर डेटा के लोग हैं तो उनके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि ह्यूमन जीनोम इज मेड अप ऑफ 3.2 बिलियन लेटर्स। एक लेटर्स की स्ट्रिंग है और वो 3.2 बिलियन लेटर्स है। अच्छा, अब हमारा काम ये है, मेरा काम या मेरे जैसे और जो लोग हैं, हमारे पास एक ऐसी टेक्निक आ गई है कि इंस्ट्रूमेंटेशन में, और जो साइंस ने डेवलपमेंट की है पिछले 10 साल पहले, तकरीबन 2010 में एक टेक्निक आई जिसको कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्निक। जब हम कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, एक और बैकग्राउंड में याद रखने वाली बात यह है कि जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जो 3.2 बिलियन बेसिस या लेटर्स हैं, ATGC का सीक्वेंस जो है आपका, 1 से लेके 3.2 बिलियन तक, इसके अंदर किसी एक बेस के अंदर भी अगर डिफेक्ट आ जाए, यानी किसी एक पोजीशन है, कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन, जस्ट थिंक अबाउट वन पोजीशन इन योर जीनोम, फॉर एग्जांपल पोजीशन नंबर 120th पोजीशन, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग। सो 120th पोजीशन किसी भी एक क्रोमोसोम के ऊपर जो होगी, वहां पे एक स्पेसिफिक बेस होगा, और वो हर इंसान के अंदर वही होगा। 7 बिलियन पीपल इज द सेम बेस इन दो 7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड। अगर वो बेस चेंज हो जाता है, वहां पे ए की जगह जी आ जाता है, इसको हम कहते हैं डिफेक्ट इन डीएनए, और इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। इसको हम कहते हैं कि आपके जीनोम के अंदर एक चेंज आ गया है, और वो चेंज डैमेजिंग है, और वो म्यूटेशन है, उसकी वजह से एक मौरूसी बीमारी हो गई है। तो आप अंदाजा कीजिए कि डीएनए की जो सीक्वेंस है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कि उसके अंदर यानी 3.2 बिलियन लेटर्स हैं, और उनमें से अगर एक जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है, एक चेंज हो जाता है, एक टी से जी हो जाता है, या सी से टी हो जाता है, या व्हाटएवर कोई भी चेंज हो सकती है, तो उसकी वजह से एक बहुत ही डेवस्टेटिंग किस्म की डिजीज हो सकती है। आप देखते हैं लोग पैदाइशी तौर पे बहरे होते हैं, पैदाइशी तौर पे नाबीना होते हैं, पैदाइशी तौर पे माजूर होते हैं, उसके अलावा और कई बीमारियां होती हैं जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आती हैं। अच्छा जी, नाउ कमिंग बैक टू दी टेक्निक्स, साइंटिस्ट क्या करते हैं कि इस सारे जो 3.2 बिलियन बेसेस हैं इसको सीक्वेंस करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। क्या करते हैं, आपका ब्लड लेते हैं, ब्लड के अंदर से डीएनए एक्सट्रैक्शन करते हैं सेल्स से, और उस डीएनए को जो है वो फिर सीक्वेंस करके देखते हैं कि इसका टोटल सीक्वेंस क्या है, पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 3.2 बिलियन तक। ये सीक्वेंस जब पता चल जाता है, तो होता ये है, इस सीक्वेंस करने का तरीका, ये बहुत ही लंबी चौड़ी टेक्निक है, उसमें भी हम नहीं जाते। सादा बात ये है कि जब आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक स्लाइड एक मशीन में डालते हैं, और वो आपको 3.2 बिलियन बेसिस का सीक्वेंस बताती है, ये सीक्वेंस वो इस तरह बताती है कि हमें तकरीबन 100 से 200 लेटर्स की स्ट्रिंग्स मिलती हैं, ठीक है। तो 100 से 200 लेटर्स की स्ट्रिंग्स होती हैं, यहाँ से 100 से 200 लेटर्स तक, फिर थोड़ा सा ओवरलैप करके अगले 100 से फिर अगले, फिर अगले, फिर अगले, इस तरह। और एक स्ट्रिंग जो है वो हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स रिपीट हुई होती है जब एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। तो पता नहीं आपको ये समझ आएगा नहीं समझ आएगा, मैं सिर्फ आपको एक मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा जो है वो बताना चाहता हूँ। तो सिंपली होता ये है, हम ये करते हैं कि उन स्ट्रिंग्स को एक रेफरेंस के साथ अलाइन करते हैं, यानी उसके साथ मैच करते हैं। एक स्ट्रिंग यहाँ पे मैच होगी, फिर दूसरी यहाँ पे, फिर तीसरी यहाँ पे, तो हम 200 लेटर्स को जोड़ जोड़ के 3.2 बिलियन पूरा सीक्वेंस हम डेवलप करते हैं फ्रॉम, यानी एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट ने हमें 200 लेटर्स का स्ट्रिंग जो है वो प्रोवाइड किया, तो और वो मल्टीपल है, और वो
पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 3.2 तक हैं, लेकिन उनका इश्यू ये है कि वो टूटे हुए हैं 200 लेटर, और हमें नहीं मालूम कि कौन सा कहाँ फिट आ रहा है। तो एक बड़ा स्पेसिफिक एल्गोरिदम यूज होता है, उसके लिए बड़ी स्पेसिफिक टूल्स हैं, वो यूज करते हुए हम पूरा सीक्वेंस जो है वो जीनोम का वो बिल्ड करते हैं। इसको बिल्ड बोलते हैं या असेंबली बोलते हैं। हम असेंबल करते हैं उन 100 200 बेस पेयर्स के स्ट्रिंग्स को। ठीक है जी। वो करने के बाद फिर हमारे पास एक रेफरेंस सीक्वेंस मौजूद है। रेफरेंस का मतलब ये है कि एक नॉर्मल इंसान का सीक्वेंस मौजूद है, हम उसके साथ उसको कंपेयर करते हैं। तो वो 3.2 बिलियन बेसिस जो है वो एक नॉर्मल रेफरेंस के साथ मैच होते हैं। उनको हम उसको उसके लिए भी अलग से एल्गोरिदम है, और वो दोनों सीक्वेंसेस को आपस में अलाइन करता है और देखता है कहाँ-कहाँ डिफरेंस है। ठीक है? तो यानी आपने अगर मालूम करना है कि किस बेस के कौन सा बेस डिफेक्टिव है, तो उसके लिए आपके पास पेशेंट के सैंपल होने के साथ-साथ नॉर्मल बंदे का सैंपल भी होना चाहिए। तो हम उनको मैच करते हैं और वो मैच करते-करते हमें फिर बताता है कि कहाँ-कहाँ बेसिस डिफरेंट है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर हम 7 बिलियन लोग हैं तो पोज़ीशन 120th पे सब में एक ही बेस आना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा नहीं होता, कई दफ़ा ये होता है कि नॉर्मली हम हमारे जो एक स्पेसिफिक जगह पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हम हमारे अंदर डीएनए जो है वो फ़र्क होती है, ठीक है? पोज़ीशन 120th पे तो हो सकता है सेम होगा, हो सकता है 125th पोज़ीशन पे चारों बेसेस जो है वो अप्लाई हो सकती हैं। ए भी आ जाए, टी भी आ जाए, जी। किसी में ए है, किसी में टी है, किसी में जी है, किसी में सी है, ठीक है? अब ये जो चीज़ है, ये हमें एक-दूसरे से डिफरेंशिएट करती है। ह्यूमन डीएनए जो है वो बिल्कुल सेम है, सारे ह्यूमन्स के अंदर। हत्ता कि हमारा जो जीनोम है, वो माउस या चूहे के जीनोम के साथ तकरीबन 99% मैच करता है, एक जैसा है। लेकिन चूहा इज़ अ टोटली डिफरेंट एनिमल एंड ह्यूमन्स आर टोटली डिफरेंट। सो and then if we see the 7 billion people, not two people are similar to each other. Just only identical twins जो होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं। बाकी बहन भाइयों में भी मसलत होती है, लेकिन एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते। तो वो हम एक दूसरे से फर्क क्यों दिखते हैं? वो जो मैंने आपको बताया कि हमारे जीनोम के अंदर, डीएनए के अंदर 3.2 बिलियन बेसिस के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे डिफरेंसेस हैं, ठीक है? और वो डिफरेंसेस कितने हैं? 1%। यानी टोटल जो आपका जीनोम है 3.2 बिलियन बेसिस है, उनमें से 1% जो बेसिस हैं वो डिफर करते हैं। मुझ में डिफरेंट है, आप में डिफरेंट है, किसी और में डिफरेंट है, और वो एक ऐसी चीज है जो कि मुझे एहसानुल्लाह बनाती है, मरियम को मरियम बनाती है, वो डिफरेंट दिखती है। इवन बहन भाइयों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है? अच्छा, ये सिचुएशन आ गई है और इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म्स। ये म्यूटेशंस नहीं होती हैं। तो अब जब हम रेफरेंस को, यानी अब दोबारा मैं वापस जा रहा हूँ, जब हम पेशेंट्स के डीएनए सीक्वेंस डेटा को रेफरेंस के साथ मैच करते हैं, तो हमें ये वाले जो डिफरेंसेस हैं, जो नॉर्मल डिफरेंसेस हैं, ये भी मिलते हैं, और वो जो म्यूटेशन है वो भी मिलती है, ठीक है? अच्छा, हमने अब 3.2 बिलियन बेसिस में से सिर्फ वो पिक कर लिए जो डिफरेंट है फ्रॉम द रेफरेंस जीनोम टू द पेशेंट। अच्छा, इस एक को हम कहते हैं सीक्वेंस वेरिएंट, एक जो बेस डिफर करता है, ठीक है? इसको हम डीएनए सीक्वेंस वेरिएंट कहते हैं। ये जब हम टोटल पूरे जीनोम में वेरिएंट्स देखते हैं, तो कितने हमें मिलते हैं? अगर हम पूरे जीनोम को सीक्वेंस करें, तो हमें तकरीबन 5 से 6 मिलियन वेरिएंट्स मिलते हैं, ठीक है? 5 से 6 मिलियन वेरिएंट्स। अब दोबारा डेटा साइंस वालों के लिए, अगर आपने इसको एक डेटा की फॉर्म में देखना है, तो आप इमेजिन एन एक्सेल शीट, ठीक है? या एक मैट्रिक्स, जिसमें एक रो जो है, वो एक वेरिएंट को रिप्रेजेंट करती है। नहीं, एक रो में आप देखें, वो बताएगा कि पोजीशन, पहले कॉलम में बताएगा क्रोमोसोम कौन सी है, फिर उसके बाद बताएगा पोजीशन कौन सी है, पोजीशन 255 ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद बताएगा कि इसमें यहाँ पे रेफरेंस बेस क्या होना चाहिए, ए। और फिर अगले कॉलम में बताएगा कि हमें क्या नजर आया, पेशेंट को जब हमने सीक्वेंस किया तो लिखेगा सी। तो अब एक रो आपको एक वेरिएंट बता रही है, और इस तरह के आपको 5 से 6 मिलियन वेरिएंट्स नजर आते हैं एक एक्सेल शीट के अंदर। अब उन 5 से 6 मिलियन वेरिएंट्स में से एक वो बेस है किसी भी पोजीशन पे, जो जब चेंज हो जाता है फ्रॉम व्हाटएवर टू व्हाटएवर, उसकी वजह से डिजीज हो जाती है। बाकी जो 5 मिलियन वेरिएंट्स हैं या 6 मिलियन वेरिएंट्स हैं, वो नॉर्मली मौजूद होते हैं हमारे अंदर। वो वेरिएंट्स वो होते हैं जो व्हिच मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जिनको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है जी, ये सारी आपको मैं बैकग्राउंड समझाना चाह रहा था। I don't know, आपको समझ आई है नहीं आई है, हमको
क्वेश्चंस ले लेंगे एंड पे समझाने के लिए। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस थी और इसको बहुत डिटेल में पढ़ा जा सकता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। अच्छा, अब ये होता है कि डेटा साइंस जो है वो जितना भी मैंने आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया दिया है, इसमें डेटा साइंटिस्ट का काम उस वक्त स्टार्ट हो जाता है, जीनोमिक डेटा साइंटिस्ट का, जब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें वो फाइल्स मिलती हैं। वो मशीन क्या करती है, मशीन को हम ब्लड सैंपल देते हैं, वो डीएनए को सीक्वेंस करता है, उसके बाद वो हमें एक फाइल्स दे देता है, बहुत बड़ी-बड़ी फाइल्स होती हैं। उनको हम फास्ट क्यू फाइल्स बोलते हैं और वो फाइल्स के अंदर जो है वो 2 तरह की इंफॉर्मेशन होती है। एक इंफॉर्मेशन होती है आपके जो रीड्स हैं, यानी डीएनए सीक्वेंस रीड्स होते हैं और दूसरी उनकी क्वालिटी होती है। हर बेस की क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलती है ताकि हम इन द एंड बता सकें कि हमारा एक्सपेरिमेंट की जो क्वालिटी थी, जो हमने सीक्वेंस को रीड किया, वो हाई क्वालिटी था, उसमें क्वालिटी की वजह से कोई मिस्टेक नहीं आ गई, ठीक है? बिकॉज़ ये एक ऐसी साइंस है कि जिसके अंदर आप एरर को जो है वो अ, एरर के चांसेस बहुत, यानी एरर्स आती हैं, लेकिन आपका थ्रेशोल्ड नहीं है एरर का। आप एरर बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप किसी पेशेंट को ये नहीं बता सकते कि ये तुम्हारी म्यूटेशन है और बाद में कहें, ओह! गलती हो गई, ये म्यूटेशन नहीं थी। ठीक है? तो you have to be very precise. You have to identify the exact mutation in 3.2 billion bases which is actually causing the disease in that specific patient. ठीक है जी, तो डेटा साइंटिस्ट को वो फाइल्स मिलती हैं और उसने उनको क्या करना होता है, उसने उनको प्रोसेस करना होता है इस तरह से कि पहले उनको क्लीन अप करना है, उसकी क्वालिटी चेक करनी है, फिर उसके बाद उसको अलाइन करना है रेफरेंस के साथ। फिर अलाइनमेंट के बाद आपको एक स्ट्रिंग मिल जाती है फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 3.2 बिलियन। फिर उसमें से आपने उसको रेफरेंस के साथ मैच करना है, एक नॉर्मल बंदे के साथ मैच करना है उस सीक्वेंस को और फिर उसमें से डिफरेंसेस जो है वो कलेक्ट करने हैं, ठीक है? तो 3.2 बिलियन बेसिस से अब बात आ गई 5 टू 6 मिलियन तक। फिर उसके बाद मज़ीद आगे फ़िल्ट्रेशन स्टेप्स बहुत सारे हैं। तो हम यहाँ तक आते हैं कि हम उस एक वेरिएंट को, उस सिंगल डीएनए सीक्वेंस वेरिएंट को आइडेंटिफाई करते हैं जो पेशेंट को डिजीज कॉज करता है। दिस इज हाउ a genomic data science is complicated. So इतना हम और ये सारा इसके अंदर मुख्तलिफ इसके अंदर यूज होते हैं, टूल्स यूज होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, इसके अंदर जो रिसोर्सेज यूज होते हैं कंप्यूटेशनल, उनके ऊपर भी बात हम करेंगे कि उनमें क्या-क्या चीजें होती हैं, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो डेटा का जो क्या कहते हैं डायनामिक्स है, मैंने इसलिए शेयर की है ताकि आपको पता चले कि ये जो बिग डेटा की बात होती है, ये इसमें एक्चुअली क्या होता है। तो आप अंदाजा करें कि अगर हम 5 मिलियन रोज हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द बिग डेटा, ठीक है? और इसको मैन्युअली अगर मेरे पास ना 10 रोज हूँ तो या 50 रोज हूँ या इवन 100 रोज हूँ, तो मैं अपनी विजुअल इंस्पेक्शन से, क्योंकि मैं जेनेटिसिस्ट हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि भाई कौन सी म्यूटेशन है खुद देख के। लेकिन और कौन सी नॉर्मल वेरिएंट है और कौन सी एक्चुअल म्यूटेशन है जो डिजीज कॉज कर रही है। लेकिन जब आपके पास 6 मिलियन रोज हैं, तो उसमें से आइडेंटिफाई करना इज लिटरली इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग विद द नेकेड आई। तो उसके लिए आपको फिर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और आपको डिफरेंट टूल्स चाहिए होते हैं जो कि उस डेटा को प्रोसेस करें और आपको जो आपको रिजल्ट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप वहाँ से हासिल कर सकें। अच्छा, अब ये मैंने आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता दिया अपनी साइंस का, डेटा की डायनामिक्स का, उसकी एप्लीकेशन का, ठीक है? इसके बाद अ, अब मैं बताना चाहता हूँ कि अ, रिसोर्सेज़ क्या यूज़ होते हैं, ठीक है? हेल्थ केयर में मैं कुछ और भी एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा, ठीक है? ताकि आपको आइडिया हो। रिसोर्सेज़ इसमें ये यूज़ होते हैं कि अच्छा, जितनी भी ये हमें जो डेटा मिलता है, रॉ डेटा जो होता है, ये टेक्स्ट फाइल्स होती हैं और हमारे साथ अगर कोई और डेटा साइंटिस्ट मौजूद हैं, तो आपको ये पता होगा कि टेक्स्ट फाइल्स जो होती हैं, वो सबसे कॉमन फॉर्मेट है डेटा का, ठीक है? किसी भी फॉर्मेट का हो, कोई भी फॉर्म का डेटा हो, उसमें टेक्स्ट फाइल्स सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती हैं। उसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं। उसमें बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग नहीं होती, मतलब आपको अगर वर्ड में या एक्सेल में डेटा मिलता है तो उसके अंदर क्योंकि वो क्या होता है
कोडिंग हुई होती है उसकी बाइनरी, तो उस वजह से जो है वो कई दफ़ा वो डाटा यूज़फुल नहीं होता, आपको कन्वर्ट करना पड़ता है पहले उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में, उसके बाद आप उसको यूज़ करते हैं। तो बहरहाल हमारा डाटा भी जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, तो ये तो आ गई डाटा की टाइप। साइज़ जो है वो जनरली मैं आपको स्ट्रिंग्स की फॉर्म अगर मैं बता रहा हूँ तो उसमें हमारे पास बिलियंस ऑफ रोज़ होती हैं, जो कि हम डील करते हैं, इवन रॉ डाटा के अंदर भी। फिर उसके बाद जो जो ओवरऑल जो फाइल साइज़ होता है, तो वो तकरीबन एक ह्यूमन का अगर हम जीनोम सीक्वेंस करें, तो वो तकरीबन 15-20 जीबी की मेरे ख्याल में उसका डाटा बनता है, रॉ डाटा। नहीं 8 8-10 जीबी होगा और 8-10 जीबी के डाटा को जब हम बाद में उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसका डाटा का साइज़ बढ़ता जाता है क्योंकि उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन मज़ीद हम ऐड करते हैं, तो वो साइज़ बढ़ता जाता है। ये तो हो गया। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट आ जाता है कि हमने इसको प्रोसेसिंग जो करते हैं डाटा की, जो मैंने आपको बताया कि रॉ डाटा से लेके हमने वो एक म्यूटेशन जो आइडेंटिफ़ाई करनी है, उस तक कौन-कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, ठीक है? अब वो टूल्स के नाम अगर तो कोई साइंस का बंदा है और जो जेनेटिक्स का बंदा है, उसको स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, तो उसको मैं पर्सनली बता सकता हूँ। लेकिन मुझे ये फीलिंग है कि ये जो ऑडियंस है इसके अंदर स्पेसिफिकली इस साइंस के लोग नहीं है, तो एग्ज़ैक्ट उन टूल्स के नाम बताना और वो कैसे काम करते हैं मेरे ख़्याल में यूज़लेस है। लेकिन मैं ओवरऑल आपको आइडिया दे सकता हूँ कि कौन-कौन सी अ, जो फॉर एग्ज़ाम्पल लैंग्वेजेज़ हैं, वो कौन-कौन सी यूज़ हो रही हैं। तो जस्ट लाइक एनी अदर डेटा साइंस जो भी मतलब मैं तो जिनोमिक डेटा साइंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जो एरियाज़ हैं, उसमें आपको पता है कि इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा फ़ेमस कह लीजिए या सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर लैंग्वेज है, वो है पाइथन। अ, so just to mention this here, I'm not an expert on Python. Actually, I'm not expert on any programming. Uh, I have a very good programmer at my disposal. और एक्चुअली 2 ऑफ देम और मेरा काम ये होता है कि क्योंकि आई एम अ थिंकर, आई एम अ जेनेटिसिस्ट और मैं यूज़र हूँ, जो भी टूल्स डेवलप किए जाते हैं उनका। तो मैं सोचता हूँ कि भाई किस तरह का टूल हो, वो किस तरह की प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करे, तो वो मैं अपने जो भी डेवलपर्स हैं उनको बताता हूँ और वो मुझे बना के देते हैं और फिर हम उसको ट्रबल शूट करते हैं, डिबग करते हैं, अ, उसकी हम स्पेसिफिसिटी और उसकी सेंसिटिविटी और बाकी मैट्रिक्स जो हैं वो हम स्टडी करते हैं और फिर फाइनली हम उसको अपनी पाइपलाइन के अंदर यूज़ करते हैं। तो सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट तो पाइथन हम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली। मुख्तलिफ टूल्स जो हम बने बने होते हैं हमारे उस वो भी पाइथन में बने होते हैं और पाइथन के स्क्रिप्ट्स होते हैं और इस तरह की। फिर इनफ्रीक्वेंटली मैं तो नहीं यूज़ करता लेकिन जेनेटिक्स और जीनोमिक्स के अंदर इनफ्रीक्वेंटली पर्ल बहुत यूज़ होती है। फिर उसके अलावा और क्या यूज़ होता है? डेटाबेसेस जस्ट लाइक एनी अदर डेटा साइंस हमारे पास भी डेटाबेसेस जो है वो यूज़ होते हैं। फ्रीक्वेंटली हम एसक्यूएल का एक वेरिएंट है यानी एसक्यूएल टाइप ही एक डेटाबेस जो है वो किसी और ने कस्टमाइज़ करके जनरेट किया है, वो सिर्फ़ जीनोमिक्स के लिए यूज़ होता है। एरन क्विनलन की लैब है यूटा ओहायो में, वहाँ पे एक साहब हैं ब्रेंट पीटरसन उसने वो जनरेट किया है जेमिनी के नाम से। तो अगर कोई जेनेटिसिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनके लिए दिस माइट बी यूज़फुल। तो जेमिनी डेटाबेस वेरी यूज़फुल हाइली रिकमेंडेड वो हम यूज़ करते हैं अपनी साइंस के अंदर बट वो वी कैन आल्सो गो फॉर एसक्यूएल डेटाबेसेस जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं दुनिया में। तो डेटाबेसेस आ जाते हैं, फिर उसके अलावा हम एक प्लेटफ़ॉर्म है जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि तकरीबन इफ इट्स अप टू मी अगर मेरे मुमकिन हो तो मैं कोशिश करूँ हर वो बंदा जो अंडर ग्रेजुएशन करता है, वो उस प्लेटफ़ॉर्म को सीखे और उसको कहते हैं आर। आप में से शायद बहुत सारे लोग जो है वो आर को जानते होंगे। सो आर एक स्टैटिस्टिकल एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप यू कैन डू अ नंबर ऑफ थिंग्स। सो आर के ऊपर जो है वो मेरे ख्याल में हम बहुत सारी बात कर सकते हैं। तो बहरहाल अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो आर को देखें और लिटरली यू कैन गेट स्टार्टेड आर वैसे एक ओशन है आप उसके तकरीबन 5-6 हज़ार पैकेजेस हैं और उसके अंदर मास्टर होना इज़ लिटरली नॉट पॉसिबल इन अ वेरी ब्रीफ टाइम।
तो लेकिन आर को अगर आप ऑपरेट कर लेते हैं, उसका सिंटैक्स समझ लेते हैं कि वो कैसे ऑपरेट करता है, तो क्योंकि काफ़ी रीडेबल है वो, ह्यूमन रीडेबल और ह्यूमन इंटरप्रेटेबल उसकी लैंग्वेज है, जैसे प्रिंट है तो वो प्रिंट करेगा। तो और इस तरह की चीज़ें हैं। लिस्ट है तो एलएस उसके लिए है, फिर इस तरह और कमांड्स हैं बहुत सारी। तो आप यू कैन गेट स्टार्टेड फ्रॉम यूट्यूब, और यूट्यूब पे आप उसके ट्यूटोरियल देखिए, मैंने खुद यूट्यूब से सीखा। सॉरी टू इंटरप्ट यू डॉक्टर तो साहब, लेकिन यहाँ पे आपके पास डेटा साइंटिस्ट अभी कोई भी नहीं है। दे आर ऑल बिगिनर्स, इन्होंने बस अभी समझ लें कि फील्ड को ज्वाइन किया है और काम करना हम सीख रहे हैं, इनको ट्रेन कर रहे हैं। तो ठीक, आप इनको बिल्कुल बेसिक्स ही बताएं तो ये समझ से जाएंगे, और बिल्कुल आप इनको बेसिक्स से समझाएं। थैंक यू फॉर दिस, सॉरी। थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत अच्छा हुआ मरियम ने मुझे बता दिया, और मैं देख रहा हूँ कि चैट बॉक्स में भी मुझे 16 नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो आई एम श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो मैं एक आई जस्ट रियली वांट टू मेक अ पॉइंट, और मैं उसके बाद फिर इंशाल्लाह उस तरफ भी जाता हूँ, आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। तो आर जो है वो, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं या किसी भी लेवल पे हैं एजुकेशन की, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप आर, और इवन अगर पाइथन भी सीखना चाहते हैं, अभी से स्टार्ट कर लीजिए। इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट, सीरियसली। मैंने आपको अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड इसलिए बताया है कि मुझे अलिफ बे नहीं पता थी इन चीज़ों की। मैं एक प्योरली साइंटिस्ट हूँ, डायग्नोस्टिक साइंटिस्ट हूँ। मैंने सारा जो बेंच वर्क पे काम किया हुआ है, वही आप when you think about me, you should think something like some scientist who's wearing a white coat and in a lab and mixing two chemicals and making, you know, things out of that. But and I was purely that. But then after, like, it's been 3 years. Yeah, it's been exactly 3 years. I did not even touch anything in the lab. So I'm totally whatever I'm doing on my computer, on my system, on my terminals. सारा computational काम है। तो आप इमेजिन करें कि जिसने अपनी पीएचडी तक जो एजुकेशन है, वो सारी की सारी उसने लेबोरेटरी साइंसेज और बेसिक साइंसेज में की हुई है। उसने काम भी वहाँ पे किया हुआ है, और वो एंड पे आके उसका प्रोफेशन उसने किस तरह का चूज किया है। तो मेरे लिए एक ह्यूज लर्निंग कर्व थी। तो मैंने ये आर है, थोड़ी बहुत जो पाइथन सीखी, और बाकी जो चीज़ें मैं अभी नाम लूँगा उनका, वो मोस्टली मैंने यूट्यूब पे डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड करके, और कुछ coursera और यूडेमी और इस तरह के जो कोर्सेज़ जहाँ पे करवाए जाते हैं, वहाँ जाके मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, और अभी भी मेरे पास बुक्स पड़ी हुई होती हैं। बुक्स देख लेता हूँ, यूट्यूब देख लेता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ लेता हूँ। फिर एक और चीज़ मुझे अगर कोई बाद में याद करा दे, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मेरा जो लर्निंग थी, अ, वो अ, एग्ज़ैक्टली मुझे लर्निंग मैंने कैसे मेरी हुई। आई विल शेयर विद यू। सो ये आर आ गया जी, तो आप यूट्यूब से यू कैन गेट स्टार्टेड। फिर उसके बाद वन वेरी इम्पोर्टेंट, वो है लिनक्स। हमारे हम लोगों को इतनी आसानियाँ हैं ना, विंडोज़ यूज़ करते हैं, और मुझे याद पड़ता है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में वो बाँट रहे थे, लैपटॉप्स बाँट रहे थे पिछली गवर्नमेंट में, तो मुझे तो ख़ैर नहीं मिला था, शायद मैं नालायक था, लेकिन जिन-जिन लोगों को लैपटॉप मिला था, तो मुझसे अक्सर लोग कराते थे, "यार ये विंडो कर दो, ये कर दो, वो कर दो।" तो अपनी लैब के स्टूडेंट्स हुआ करते थे जब मैं पीएचडी कर रहा था कायरो यूनिवर्सिटी से। तो उस वक़्त जिन-जिन लोगों को वो लैपटॉप मिले, तो उनके अंदर लिनक्स की एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको उबंटू कहते हैं, या बाज़ लोग यूबंटू कहते हैं, क्या यहाँ पे उबंटू कहते हैं। तो वो उसमें इंस्टॉल थी, और वो इतनी वो फ़ुज़ूल लगती थी कि हर बंदा पहले कहता था कि पहले यार ये तो कुछ निकालो, ये जो भी चीज़ है ये नॉनसेंस है, इसको निकाल दो। और फिर उसके बाद विंडोज़ इंस्टॉल करो, कोई विंडोज़ 7 चल रही थी उस वक़्त, और इस तरह की विंडोज़ थी। तो नाउ आई रियलाइज़ कि वो उबंटू जो है वो कितनी यूज़फुल थी। अ, स उबंटू इसलिए इंस्टॉल हुई होती थी पहले से ही कंप्यूटरों में कि वो लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है, फ्री है। तो ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आपको इसका लाइसेंस खरीदना नहीं पड़ता। आप यूज़ कर सकते हैं लीगली। अभी भी पाकिस्तान के अंदर या मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि बेचा जाता है, जिसके पैसे लेते हैं बनाने वाले, वो अगर आप क्रैक्स यूज़ करते हैं या और इस तरह के यूज़ करते हैं, तो वो इल्लीगल है। वो लीगल नहीं होता। और क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, वहाँ पे लॉज़ नहीं पकड़ते आपको, लेकिन यूएस के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर या और जगहों पे, अगर आप किसी का सॉफ्टवेयर विदाउट देयर परमिशन यूज़ करते हैं, विदाउट पेमेंट, एंड उसको क्रैक करके या उसको और बाकी चीज़ें करके, तो इट्स टोटली इल्लीगल, और उसके लिए आपको
काफ़ी मतलब आपके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं और आप जेल जा सकते हैं, आप पे फाइन हो सकता है या जो भी है। तो ये पायरेसी के उसमें आता है। तो वहाँ पे अब वो उबंटू इंस्टॉल थी वो क्योंकि वो फ्री थी लोगों ने उसको नेग्लेक्ट किया और विंडोज़ इंस्टॉल करो उसके ऊपर विंडो जो इंस्टॉल की है वो ज़्यादातर लोगों ने वो पायरेटेड की। तो बहरहाल स्टिल आई आई बिलीव कि उस वक़्त वो एक गुड टाइम था। मैंने उसको मेरे स नज़र से भी गुज़री थी कि ये क्या चीज़ है, लेकिन उस वक़्त तक मुझे नहीं मालूम था कि उबंटू क्या है। तो जब मैंने यहाँ आके मैंने काम शुरू किया, तो आई लर्न्ड लिनक्स और लिनक्स में ऑल्दो आई एम नॉट यूजिंग उबंटू, आई एम यूजिंग अनदर डिस्ट्रीब्यूशन रेड हैट जो कि ज़्यादातर क्लस्टर्स वगैरह में यूज़ होती है। तो बट स्टिल अगर आप लोगों को एक्सेस है, तो लाज़मी सीखिए और बहुत यूज़फुल है, बहुत आसान है और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यानी जितनी आपको लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम या बाकी आप देखें आपने एक्सेल में काम करना है, आपने सीएसवी फाइल्स हैं या और मैं आपको छोटी-सी एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपने एक एक्सेल की फाइल है जिसकी रोज़ में जो डेटा है वो फॉर एग्ज़ाम्पल वही मैं कह लूँ कि मिलियन की बात नहीं करते, हम बात करते हैं 50,000 रोज़, ठीक है? या 60,000 रोज़ हैं और उसके 15-20 कॉलम्स हैं या 100 कॉलम्स हैं, ठीक है? ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स है। जब आप इसको इसको जब आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं इसमें से आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हैं जी के मसलन डेमोग्राफिक्स का डेटा है, तो आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं कि सिर्फ़ फीमेल का जो डेटा है वो मुझे दे दो, मेल का वहीं पे छोड़ दो। या उसको आप सेपरेट फ़ाइल में सेव करना चाहते हैं। तो अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो एक्सेल में शायद आप फ़िल्टर का यूज़ करके ऑप्शन तो वो पॉसिबल होगा। लेकिन 50-60 हज़ार रोज़ की फ़ाइल आप ओपन करेंगे तो वैसे ही एक्सेल आपका क्रैश कर जाएगा। आपके कंप्यूटर इतने पावरफुल नहीं होते, बाकी चीज़ें। यही काम अगर आप लिनक्स के अंदर करते हैं तो एक छोटी-सी कमांड आप यूज़ करेंगे और वो आपको कोई मिलीसेकंड्स में आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है? और वो आप उसके लिनक्स के स्क्रिप्ट्स भी लिख सकते हैं और वो यूज़फुल है, आप हमेशा उसको सेव करके रख सकते हैं। जब भी यूज़ करना चाहिए उसी स्क्रिप्ट को रन करें, वो दोबारा आपको वही रिप्रोड्यूसिबल भी है लिनक्स। तो लिनक्स सीखें, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद और कौन-सा टूल है, अब बात हर चीज़ की बहुत लंबी की जा सकती है, लेकिन मैं क्योंकि एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को, तो आप प्लीज़ ये नोट्स ज़रूर बनाते जाएँ और देखते जाएँ कि आप क्या-क्या चीज़ कर सकते हैं बाद में। फिर क्योंकि लिनक्स यूज़ करते हैं हम क्लस्टर आप अगर जो कंप्यूटर पे जिस पे बैठे हुए हैं, ये एक सादा कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, आर्म कंप्यूटर है। अ, इसकी एक मेमोरी है, जिसको आप रैम कहते हैं, इसकी एक स्टोरेज स्पेस है, जिसको आप हार्ड ड्राइव कहते हैं, इससे एक प्रोसेसर है। ये मेजर 3 चीज़ें हैं जो कि आपके कंप्यूटर की अ, स एफिशिएंसी जो है वो डिटरमाइन करती हैं। हमारे यहाँ जब हम काम करते हैं यहाँ पे, तो जितना मैंने आपको डेटा का मैग्नीट्यूड बताया था कि हमारा वो बिलियंस ऑफ रोज़ हैं और इस तरह का लंबा-चौड़ा काम है और उसको कोई 50-60 डिफरेंट टूल्स और हमने एक पाइपलाइन बनाई हुई है जो कि पाइथन बेस्ड पाइपलाइन है और हम क्या करते हैं कि उसमें डाटा अपना इनपुट करते हैं और वो हमें दूसरे दिन अ, तक जो है वो हमें उसकी आउटपुट बना के दे देती है, ठीक है? और ये मैग्नीट्यूड था एक सैंपल का, तो मेरा अक्सर ये होता है कि 300 सैंपल्स का डाटा है, 500 सैंपल का डाटा है, तो वो इवन बहुत बड़ा उसका मैग्नीट्यूड बन जाता है। तो अगर मैंने 400 सैंपल्स को प्रोसेस करना है तो मैं वन बाय वन करूँगा? नहीं, मेरी जो पाइपलाइन है वो क्या करती है कि वो ऑटोमैटिकली सारे 400-500 सैंपल्स को साइमल्टेनियसली प्रोसेस करती है। तो प्रोसेसिंग का जो प्रोसेसिंग के लिए जो हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, वो क्लस्टर है। अच्छा, तो तीस इसके बाद जो पहली 2-3 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, पाइथन बताई है, आर बताई है, लिनक्स बताई है, डेटाबेसेस बताए हैं, ठीक है? ये 4 हो गए 5 अ, तो इसके बाद जो आपने सीखना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये भी सारे डेटा साइंसेज़ के अंदर यूज़फुल है। ये जो भी मैं आपको टूल्स बता रहा हूँ, ये ज़हन में रखिएगा कि ये आप किसी भी फ़ील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने सीखे हुए हों। तो बेसिक्स उसकी सबकी सेम है, सिंटैक्स सेम है। आपने अगर सीख लिया है, तो आप किसी और डेटा साइंस की फ़ील्ड में जाते हैं, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और यही है, इसके अलावा कोई और ज़्यादा कोई ऐसी अनोखी चीज़ें नहीं हैं, यही चीज़ें हर जगह यूज़ हो रही हैं। तो ये जो अगली जो फ़ील्ड मैं बताने लगा हूँ, ये है क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग में ये होता है बेसिकली कि जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं मेमोरी है रैम प्रोसेसर और स्टोरेज स्पेस या हार्ड डिस्क। इन 3 के जो कॉम्बिनेशन है, ये एक कंप्यूटर है, ठीक है? तो इस तरह के हज़ारों कंप्यूटर्स बना दिए जाते हैं, ठीक है?
यही 3 का सेट होता है, 1, 2, 3, तो इसको स्टैक कर करके जिस तरह आप सर्वर कहीं पे देखते हैं, इस तरह के थाउज़ेंड्स ऑफ जो यूनिट्स हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है एक जगह पे और उनको एक हाई स्पीड, वो एक्चुअली हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है, इट्स लाइक सुपर हाई स्पीड, तो जिसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है। एक हाई स्पीड नेटवर्क के थ्रू इनको कनेक्ट कर दिया जाता है आपस में और फिर एक सर्वर की शेप दे दी जाती है इसको, और इसके ऊपर आप इंस्टॉल करते हैं लिनक्स की कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चल जाती है, हमारे पास रेड हैट चल रही है, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया। तो क्योंकि हम इन छोटे-छोटे यूनिट्स को प्रोसेसर, मेमोरी और स्टोरेज स्पेस, इनको हम मल्टीपल यानी थाउज़ेंड्स ऑफ दीज़ यूनिट्स हम कनेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं एक जगह, तो इसलिए इसी से इसका नाम पड़ता है क्लस्टर, ठीक है? तो ये कंप्यूटेशनल क्लस्टर बन जाता है और उसकी नेटवर्क की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी हाई स्पीड नेटवर्क के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं और फिर इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो प्रोग्राम्स लोग बनाते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, इसके ऊपर जॉब जो परफ़ॉर्म की जाती है, उसकी शेड्यूलिंग और बाकी चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं। और अ, आम यूज़र जो होता है, उसको किसी भी टर्मिनल, जैसे मेरा पे यहाँ पे साइड पे ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तो या जिस पे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इसी से अपने उस क्लस्टर का लॉगिन पासवर्ड मुझे मिला हुआ है, मैं लॉगिन पासवर्ड करके यहीं से अपना जॉब परफ़ॉर्म कर सकता हूँ। अच्छा, उस क्लस्टर का दूसरा नाम जो पाकिस्तान में या कहीं पे और जगहों पे भी उसको कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर उसको कहते हैं, ठीक है? तो सुपर कंप्यूटर जो है वो हर जगह पे उसकी एक्सेस नहीं होती, इसके ऊपर मैं बाद में बता दूँगा कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं आप। लेकिन सुपर कंप्यूटर पे आप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन कर सकते हैं और हमारे जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि जैसे आपके पास जब डेटा बहुत बड़े साइज़ का होता है, बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का डेटा होता है, तो उसको मैनिपुलेट करना या उसको प्रोसेस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। यानी प्रोसेसिंग स्पीड आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो वो आप एक आम कंप्यूटर पे नहीं कर सकते। अगर आप करने के लिए आपको प्रोग्राम को ऐसा डेवलप कर भी लेते हैं, तो उसमें जो टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा आपको तकरीबन, आप यूँ कह लीजिए कि आई डोंट नो, डेज़ लग जाएँगे उसमें, महीने लग जाएँगे। ठीक है? तो टाइम कितना हो, हाँ, 10 मिनट्स, वाओ! सो ये कितना हो गया जी? हाँ, तो क्लस्टर कंप्यूटिंग आप सीखेंगे और क्लस्टर कंप्यूटिंग के लिए मतलब उसके बेसिक आपको आइडियाज़ ही आने चाहिए। असल में अगर आपको लिनक्स आती है, तो लिनक्स से ही आप क्लस्टर को एक्सेस करके वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और टूल्स हैं जो कि अगर, लेकिन यू कैन गेट स्टार्टेड फ्रॉम दीज़ थिंग्स, ठीक है? पाइथन सीखें, आर सीखें, लिनक्स सीखें, डेटाबेसेस सीखें, क्लस्टर कंप्यूटिंग सीखें, क्लाउड कंप्यूटिंग सीखें, ठीक है? नेटवर्किंग, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह-वगैरह ये चीज़ें हैं। तो आप इनसे अपने डेटा साइंस के एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप सीखना स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में आप किसी डिग्री को भी परस्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, ये टूल्स आ गए। मैंने आपको फिर क्या बताया, मैंने आज की इस टॉक में आपको इंट्रोडक्शन बताया अपनी साइंस में कि मेरी साइंस क्या है। हम उसमें डेटा साइंस को किस तरह इनकॉर्पोरेट करते हैं और किस तरह के डेटा को किस तरह के डेटा में कन्वर्ट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि उसके लिए कौन-कौन सी सॉफ्टवेयर टूल्स चाहिए होते हैं, इन जो लैंग्वेजेज़ हैं और उनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो हार्डवेयर टूल्स और उस तरह की वो आपको क्या चाहिए होते हैं। अनफॉर्चुनेटली टाइम बहुत कम है और इसके ऊपर आप अंदाज़ा कर सकते हैं, हालाँकि मैं लगातार बोल रहा हूँ विदाउट एनी ब्रेक, लेकिन फिर भी टाइम कम पड़ गया है और मैंने अभी रियलाइज़ किया कि हमारे पास सिर्फ 9-10 मिनट है। तो बहुत ज़्यादा इस पे बातचीत की जा सकती है। Lastly, before taking questions, I would like to thank you all for listening to me again. And I would like to thank you all for being here for this long. इतनी देर आपने बोरिंग बातें सुनी है। Thank you to Mariam again for inviting me. और उसके अलावा एक और चीज़ मैं I would like to extend here that if you guys feel that you have any questions, if you guys want to ask anything which I'm unable to answer here, you can reach me out on my Facebook or my other social media or my email or whatever you guys want. Feel free to ask me questions. I'll be very happy to answer. बहुत खुशी होगी मुझे। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ। ईमेल में शेयर कर देता हूँ जी आपको यहाँ पे। अ, ये मेरी पर्सनल ईमेल नोट कर लीजिए, अभी मैं शेयर कर देता हूँ। जी, here you go.
अब मैं जी गो थ्रू करूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो मैं देखता हूँ कि कोई क्वेश्चंस हैं। Okay, if you guys have any questions, so there's an option, raise hand का option है, तो प्लीज आप वो कर लें, उसके बाद 1 by 1 questions लेंगे, तो माइक्स अपने ऑफ रखिएगा, तो प्लीज रेज अच्छा, हैंड का ऑप्शन देखते हैं। मुज़फ़्फ़र हुसैन का एक क्वेश्चन था कि जी कुड यू प्लीज़ शो सैंपल स्लाइड्स ऑफ दिस टॉपिक। देखें बच्चे, मैंने टू बी ऑनेस्ट विद यू अभी मैं 10 मिनट पहले तक मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक तो प्लेटफ़ॉर्म नया है मेरे लिए, ऑडियंस का मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह की ऑडियंस है। क्योंकि जब आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपको पता होता है कि कौन-सी क्लासेस या किस तरह के डिपार्टमेंट्स आपको सुन रहे हैं। तो मेरे लिए सब कुछ डिफरेंट था, तो आई डिडंट नो दैट व्हाट आई वाज़ गोना टॉक अबाउट। तो कोई स्लाइड्स-वाइड्स नहीं प्रिपेयर की थी। मुझे मरियम ने ये बताया था कि एक इंट्रोडक्शन देना है, बच्चों को एक टेस्ट देना है। तो मेरे पास कोई स्लाइड्स नहीं है एज़ सच। बट अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ प्लीज़ फील फ्री टू रीच मी आउट टू इट वाज रियली गुड, इट वाज रियली गुड, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला बिल्कुल। और आपकी ऑडियंस, मैंने आपको जैसे बताया था, एआई और डेटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और ये सब बिगिनर्स हैं, अभी ये सब सीख रहे हैं, अभी इन्होंने ज्वाइन किया, तो बस लेट्स हैव क्वेश्चंस। जी, साजिद खान का जो उन्होंने चैट में लिखे, मैं पहले वो पढ़ लूँ, उसके बाद अगर किसी का वो वर्बली मुझे पूछना चाहता है तो प्लीज़ पूछिए। साजिद खान ने पूछा था कि जो ट्विन्स होते हैं, उनका डीएनए भी सेम है। साजिद खान, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, ट्विन्स 2 तरह के होते हैं। तो होमोज़ाइगोटिक जो ट्विन्स होते हैं, जो कि एक ही ज़ाइगोट के डिवाइड होने से बनते हैं, तो उनका डीएनए सेम होता है। जो वो ट्विन्स होते हैं, जो कि 2 डिफरेंट एग्स और 2 डिफरेंट स्पर्म्स के मिलने से बनते हैं, लेकिन एक ही वक़्त में पैदा होते हैं, तो वो आइडेंटिकल नहीं होते, तो उनका डीएनए डिफरेंट हो सकता है। अच्छा जी, जवाद मलिक साहब कह रहे हैं जी, अच्छा आयशा का नेक्स्ट था कि मेल क्रोमोसोम्स एंड फीमेल क्रोमोसोम कौन से हैं? एक्स एंड वाई में से? तो एक्स जो है वो बेसिकली ये दोनों क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स होते हैं। आप एक्स को मेल और वाई को फीमेल नहीं कर सकते, जवाब का जवाब गलत था। बेसिकली 2 क्रोमोसोम्स, मैंने आपको बताया था कि टोटल 23 क्रोमोसोमल पेयर्स होते हैं, ठीक है? यानी टोटल क्रोमोसोम्स हो गए 46, तो 23 टाइम्स 2 कर लें तो 46 बनते हैं। लेकिन ये जो 46 होते हैं, ये अलग डिस्टिंक्ट नहीं है, ये पेयर है। यानी क्रोमोसोम 1 के 2 हैं, तो एक पेयर है क्रोमोसोम 1 का, फिर 2 के भी पेयर है, 3 का, 4 का, 22 तक पेयर्स हैं। फिर लास्ट पेयर जो है ना, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर कहते हैं। अगर ये जो पेयर है, ये दोनों एक्स होंगे, तो फीमेल होगी, अगर एक एक्स और एक वाई होगा, तो मेल होगा। ठीक है? दैट इज़ सिंपल। तो ज़ैन ने ठीक कहा है कि मेल जो है वो हेटेरोगेमेटिक होते हैं। फिर अली आतिफ ख्वाजा कह रहे हैं कि हाउ दिस फैक्टर कंप्राइज इन फ्रेटर्नल एंड पैटर्नल ट्विन्स इज द सीक्वेंस इज सेम और डिफरेंट। ट्विन्स का मैंने समझा दिया है कि ट्विन्स 2 तरह के होते हैं। होमोज़ाइगोटिक का मतलब ये होता है कि जो एक अ, अब यहाँ पे जो साइंस अगर समझते हैं तो मैं दोबारा डिटेल में समझा देता हूँ कि जो कंसेप्शन होती है, यानी प्रेगनेंसी जो होती है, एक स्पर्म और एक एग के मिलने से होती है। तो जब स्पर्म और एग मिलते हैं, एक ज़ाइगोट बनता है। अब वो ज़ाइगोट कई दफ़ा डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है दरमियान से, और 2 बन जाते हैं। उससे जो बच्चे 2 डेवलप होते हैं, वो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। उनकी डीएनए भी सेम होती है। कई दफ़ा ये होता है कि एक ही वक़्त में माँ के पेट में 2 डिफरेंट एग्स होते हैं और उनको 2 स्पर्म्स मिलते हैं, तो उसकी वजह से 2 डिफरेंट बेबीज़ डेवलप होते हैं। तो वो आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं है, वो ट्विन्स हैं जस्ट क्योंकि वो एक वक़्त में डेवलप हुए, एक वक़्त में पैदा हुए। लेकिन वो आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं होते, उनकी डीएनए सेम नहीं होती, ठीक है? अब आपको शायद ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है। हाउ टू अप्लाई दीज़, मुज़फ़्फ़र हुसैन का अगेन क्वेश्चन है कि जी हाउ टू अप्लाई दीज़ डेटा इन पाइथन टू एक्जीक्यूट एन आर लैंग्वेज इज़ न्यू फॉर एआई आई थिंक, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड आर फॉर डेटा साइंस? अम, आर जो है ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक, आप कह लीजिए इसको एक प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं कहना चाहिए, एनवायरनमेंट है, ठीक है? और आर और पाइथन में काफ़ी डिफरेंस है। पाइथन एक लैंग्वेज है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और लेकिन इन दोनों के बहुत सारी चीज़ें तकरीबन ऐसी हैं जो कि आर में भी आप कर सकते हैं और पाइथन में भी कर सकते हैं, ठीक है? डेटा में, यानी आपने डेटा को मैनिपुलेट करना है, जैसे प्लॉटिंग है। आप बस एक एक्सेल या अगेन में मैट्रिक्स है आपके पास एक्सेल में या किसी भी टेक्स्ट फाइल में, आप उसको प्लॉट करना चाहते हैं, प्लॉट का मतलब एक ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो आप ग्राफ जो है वो आर में भी बहुत खूबसूरत ग्राफ बना सकते हैं और पाइथन में भी बहुत खूबसूरत ग्राफ बना सकते हैं। पर्सनली मुझे इनको विजुअलाइज़ेशंस अब कहते हैं, इनका नाम अब प्लॉट्स बनाना और ग्राफ्स बनाना। आजकल आप देखते हैं बहुत खूबसूरत लोग प्लॉट्स बनाते हैं।
जो कि वेब पेजेस पे नज़र आते हैं या और जगहों पे। तो पर्सनली मुझे आर ज़्यादा अच्छा लगता है शायद, क्योंकि इनमें से मुझे पाइथन इतनी आती भी नहीं, मुझे आर आता है, सीखा है मैंने। और इन डेप्थ तो नहीं कोई भी चीज़, बहुत ज़्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी चीज़ का भी, थोड़ी बहुत ही आती है। लेकिन पर्सनली आई लाइक आर अ लॉट। आर के अंदर एक पैकेज है जिसको ggplot कहते हैं, और उसके अंदर आप प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो दोनों जो लैंग्वेजेज़ हैं उनमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जो कॉमन है, और कुछ चीज़ों में पाइथन को शायद एडवांटेज है, क्योंकि पाइथन ज़्यादा बेहतर कर सकती है। और पाइथन में क्योंकि GUI नहीं होती, पाइथन सारी GUI में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि आप जैसे आपको सामने कुछ नज़र आ रहा है तो आप क्लिक्स एंड ड्रैग्स कर रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ें आर के अंदर उस तरह, लेकिन आर का दोनों चीज़ें, आर GUI भी है और आप जो है आर जो है वो कमांड लाइन भी है, सिर्फ आप कमांड्स दें उसमें हो जाती है। तो हाउ टू अप्लाई दीज़ डेटा इन पाइथन टू एग्जीक्यूट? यार ये बड़ा बहुत जनरल क्वेश्चन है कि अप्लाई कैसे करेंगे इस डेटा को पाइथन में? तो बहुत लंबा-चौड़ा इसका जवाब बनेगा, मतलब ये मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता शायद। नहीं, हमारी अ, एप्लीकेशन ही इसके ऊपर हमारी ट्रेनिंग है, तो ये इन लोगों को ये क्वेश्चन जो है नहीं करना चाहिए। खैर हमारा जो ट्रेनिंग का पर्पस है वो सारी लैंग्वेजेस को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में लेके आना है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट हाँ, प्लीज। हाँ। फिर उसके बाद अली अकबर ने कहा था कि अपनी ईमेल शेयर कीजिए, मैंने ईमेल शेयर कर दी है। 2 ईमेल हैं, एक मेरा पर्सनल है, एक मेरा ऑफ़िस का है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट वाला ईमेल आई कैन शेयर दैट एज़ वेल, बट पर्सनल क्योंकि मैं सेल फ़ोन पे एक्सेस कर सकता हूँ, गवर्नमेंट का ईमेल एक्सेस करने के लिए मुझे वीपीएन और सारी कुछ सिक्योरिटी में से गुज़रना पड़ता है, तो आई थिंक दिस इज़ बेटर ऑप्शन, कि मैं सेल फ़ोन पे भी रीड कर सकूँ। फिर उसके बाद जी कुलसूम का क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस को जेनेटिक्स में इन ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस नहीं पता हो, उनको किसी तरीके से एआई यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं? वाओ! दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। कुलसूम, आई डोंट नो इफ यू आर स्टिल हियर। तो क्वेश्चन आपका ये है कि जी जिन ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस नहीं पता। देखिए डीएनए सीक्वेंस जो है वो अभी तक हमारे पास कोई ऐसा, मशीन लर्निंग का ये होता है ना कि आप एक चीज़ आप ट्रेन करें पहले अपने आप अपनी मशीन को, और उसके बाद आप उसको अननोन डेटा सेट दें और वो उसको क्लासिफाई करके दे दे आपको। हमारे यहाँ मशीन लर्निंग यूज़ हो रही है। वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं था इतना कि मैं उसको उस डिटेल में जा सकता कि मशीन लर्निंग को किस तरह हम यूज़ कर रहे हैं। हम उसको टच कर सकते हैं किसी वक़्त दोबारा। अच्छा, किसी ऑर्गेनिज़्म का डीएनए सीक्वेंस जिसका नहीं पता, उसको आप किसी सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से उसका डीएनए सीक्वेंस नहीं मालूम करवा सकते, ठीक है? हाँ, अगर हम इतना फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप अपनी जीनोमिक्स की साइंस को इतना डिसाइफर कर लें कि मैं, मतलब मेरी आय के, यानी क्योंकि आपकी जो डीएनए सीक्वेंस है वो डिटरमिन करता है सब कुछ आपका। आपके हेयर कलर क्या होगा, हेयर की टेक्सचर किस तरह होगा, लंबे लंबे छोटे तो खैर आपके ऊपर है कि आप काटते हैं या नहीं काटते। लेकिन हेयर लाइन किस तरह की होगी, आईब्रोज़ का शेप क्या होगा, उनका हेयर किस तरह होंगे, आई कलर कैसा होगा। जितने भी आपके फिज़िकल एट्रिब्यूट्स हैं, मेंटल एट्रिब्यूट्स हैं, फंक्शनल्स हैं बॉडी के, वो सारे आपके डीएनए डिटरमिन करती है और कुछ और प्रोटीन्स डिटरमिन करती है, ठीक है? तो अ, जब आप अपनी मशीन को इस तरह ट्रेन कर लें पहले कि आप उसको डीएनए सीक्वेंस दें और वो ट्रेन हो जाए आपके फीचर्स के साथ, और फिर बाद में फीचर्स देख के डीएनए सीक्वेंस डिटरमिन कर ले, माइट बी पॉसिबल इन फ्यूचर बट एज़ ऑफ नाउ इट इज़ नॉट। दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ऐसा हो सके कि आप किसी जानवर को उसका फ़ोटो दिखाएँ और वो डीएनए सीक्वेंस, तो उसके डीएनए सीक्वेंस मालूम करने के लिए आपको उस जानवर की बॉडी से कोई सेल पकड़ना पड़ेगा, उसका न्यूक्लियस निकाल के उसमें से डीएनए निकाल के उस डीएनए को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए किसी मशीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसका डीएनए सीक्वेंस मालूम करेंगे, और वो सीक्वेंस यही टूल्स को यूज़ करके प्रोसेस करके उसको रिफाइन कर लेंगे, तो आपको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। Ali Atif Khwaja, sir, in case of cloning, as the human genome is already sequenced, sir, you mentioned that we make changes only one base pair, ठीक है? Is there is there is a possibility that we can make changes to other base pairs to make our, ये क्या हुआ, कहाँ चली गई चैट? हाँ, is there a possibility that we can make changes on other base pairs and make our wanted changes get desired?
या दैट्स आल्सो अमेजिंग क्वेश्चन। ये बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग है और इसमें अभी जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है साइंटिस्ट इस पे कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो डिजीज्ड लोग हैं, जिनको किसी डीएनए के डिफेक्ट की वजह से डिजीज होगी, बीमारी होगी है, उसको करेक्ट करने के लिए आप वहाँ पे जाएँ और वो अनडिज़ायर्ड बेस जो है उसको रिमूव करें और डिज़ायर्ड बेस वहाँ पे डाल दें। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक टाइप है। तो दिस इज़ पॉसिबल। पॉसिबल थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली भी इसके ऊपर कोशिश हो रही है। कुछ लोगों को मिली है, सक्सेस भी मिल रही है। बट इट्स अ लॉन्ग वे जब तक ये कमर्शियलाइज़ होके आम बंदे तक आए या बाद में आप उस लेवल तक आ जाएँ कि मेरा दिल करे कि नहीं मैंने जो है वो अपनी हाइट ज़्यादा करनी है तो मैं अपनी जीन्स को जो है वो चेंज करूँ या कुछ तरह की चीज़ें। ठीक है? तो या दिस इज़ लाइक या दिस इज़ पॉसिबल। मोहम्मद फ़हील कह रहे हैं आर इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टोटली एग्री। मैं इसके ऊपर उस वक़्त थोड़ा-सा मैंने पहले तो मैंने बोला था कि ये एक एनवायरनमेंट है। तो इट्स बेसिकली आर स्टूडियो जो है वो मैं उसको कन्फ्यूज़ कर गया था कि इसमें GUI यूज़ होती है, आर स्टूडियो वो एनवायरनमेंट है। आर इटसेल्फ जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो आई टोटली एग्री, थैंक्स फॉर करेक्शन फ़हील। तो इतना बोल-बोल के बंदा थोड़ा बहुत खिसक जाता है, तो प्लीज़ बेयर विद मी, माइंड मत कीजिएगा। आयशा खान कह रही है प्रोवाइड एनी लिंक टू लर्न आर लैंग्वेज। असद ने आर का लिंक जो है वो कर दिया है। अमेज़न जो है वो वेब सर्विस का मेरे ख्याल में ये W3 उन्हीं का है शायद, नहीं W3 और है। आप यूट्यूब पे कोई भी सर्च कर लें। मैंने माइक मेरिन है MIK इसका इसको माइक इसके को 50 लेक्चर्स थे वो मैंने अटेंड किए 5-5 6-6 मिनट के और मैंने आज सीख लिया था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल। ह्यूमन क्लोनिंग पॉसिबल नाउ इफ देन यार इस टॉपिक पे आज बात नहीं करते ये पॉसिबल है लेकिन एहसान खान डीएनए सीक्वेंस चेंज होते हैं बिकॉज़ अगर न्यूबॉर्न बेबीज़ को देखें तो वो यूजुअली चेंज होते रहते हैं। नहीं जी, ये न्यूबॉर्न बेबी का चेंज होना जो है वो फिज़िकल शेप डीएनए सीक्वेंस जब आप पैदा हो जाते हैं तो उसके बाद ऐसे एज़ सच डीएनए सीक्वेंस आपके जर्म लाइन के अंदर चेंज नहीं होता। ये लंबा टॉपिक है। हाँ, कैंसर जब होता है तो किसी सेल के अंदर डीएनए सीक्वेंस अगर चेंज हो जाए तो उसकी वजह से कैंसर डेवलप हो जाता है। ये एक चीज़ है। हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना रिस्की नहीं है? योर पॉइंट ऑफ व्यू। कुलसुम ग्रेट क्वेश्चन अगेन। रिस्की नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरह से लोग देखते हैं ना, हम मूवीज़ और फ़िक्शन को लेके यूज़ करते हैं, सोचते हैं इसके बारे में। कोई-कोई रोबोट है, हमने उसको कोई ऐसी पावर दे दी है जो कि कुछ कर रहा है, वो जो ऑपरेशन कर रहा है या हेल्थ केयर में कोई काम कर रहा है, तो बाद में उन्होंने कोई पावर ऐसी ले ली कि जिसकी वज़ह से उन्होंने टेक ओवर कर लिया और उसके बाद लोगों को मारना शुरू कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक और मैं सादा एग्ज़ाम्पल आपको ये दे देता हूँ कि हम जब भी एक्स-रेज़ या इमेजेज़ या सीटी स्कैन्स या और जो एमआरआई है, ये जब अस्पतालों में करते हैं, तो हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, जो कि वो उस ट्यूबलाइट के आगे उसको लगा के तो फिर रीड करते हैं, जी कहाँ पे हड्डी टूटी हुई है या कहाँ पे कैंसर है या कहाँ पे ट्यूमर है या कहाँ पे कोई और टिश्यू है, कहाँ पे आपका कोई मसल रप्चर हुआ हुआ है, कोई इस तरह की चीज़ें। और कई दफ़ा इतनी सटल चेंजेज़ होती हैं, जैसे ब्रेन की होती हैं या और जगहों पे कोई इतनी बहुत ही सटल सी चेंजेज़ होती हैं कि इट्स रियली हार्ड टू आइडेंटिफाई फ्रॉम योर ह्यूमन आई। तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत यूज़फुल है। बहुत सारे लोगों ने अब इतने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जनरेट कर लिए हैं कि आप उस मशीन को दें अपना और सबसे बड़ी बात ये है कि वो फ़ास्ट बहुत ज़्यादा है। उसका उसकी उसको उसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है। एक डॉक्टर ने एक एक्स-रे देखना है, आधा घंटा उस पे लगा रहेगा। हो सकता है उस वक़्त भी वो चाय पी रहा हो या कहीं कुछ और कर रहा हो, सेल फ़ोन देख रहा हो और उसने पाकिस्तान में जिस तरह का चलता है, बाकी जगहों पे भी होता है, लोग लापरवाही करते हैं, इग्नोर करते हैं चीज़ों को। तो वो उस तरह से यानी ह्यूमन है ना, तो ह्यूमन होने की वजह से हमारी जो और इश्यूज़ हैं, तो हम उस तरह से फ़ोकस होके काम नहीं कर सकते, हम उस तरह के रिज़ल्ट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। लेकिन अगर आपने एक मशीन को ट्रेन किया हुआ है कि जो एक्स-रेज़ को रीड करे, जस्ट चेस्ट एक्स-रे ही लें, पाकिस्तान में भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे बच्चे काम कर रहे हैं, जो कि इमेजिंग जो है जितनी भी आपकी पाकिस्तान में जो एक्स-रे है या सीटी स्कैन्स है या और जो हैं उनको लेके उनको ट्रेन करें मशीन को और बाद में आप अपना मतलब 500 एक्स-रेज़ की इकट्ठी जो है वो पिक्चर्स फीड कर दें, मशीन आपको 10 मिनट में उन सारे के रिज़ल्ट्स दे देगी, ठीक है? उन सबको एनालाइज़ करके बता देगी कि किसमें कैंसर है, किस ग्रेड का कैंसर है, किसमें नहीं है, कौन-सा नॉर्मल है, किसमें कोई और पट्ठों का मसला है। डिपेंड करता है कि आपने किस एरिया में उस मशीन को ट्रेन किया हुआ है, ठीक है? तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। आप लोग अगर काम करना चाहें और ये भी मतलब पाकिस्तान में तो एटलीस्ट इस पे बहुत ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग इसमें कोई ना कोई एरिया पकड़ के इसमें काम कर सकते हैं। So there we go. I think this was the last question I can see in the chat.
सो अगर इसके अलावा आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, टाइम क्या हुआ जी? 9 वो 7 मिनट ऊपर हो गए। सॉरी अबाउट दैट, मैंने 7 मिनट आपकी एक्स्ट्रा दिए हैं, बट थैंक्स फॉर बीइंग हियर अगेन, और बहुत-बहुत शुक्रिया मरियम का भी, आप सबका भी, और अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं खिलाफ जाऊँ। सर मेरा सवाल ये है कि बीइंग अ पाइथन प्रोग्रामर मैं डेटा को जिस तरह से देखता हूँ, या तो वो नंबर होता है या टेक्स्ट होता है, अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग, तो वो आप जो डीएनए की आपने बात की कि 3.2 बिलियन जो है उसमें बेसिस हैं, या जो भी आप बेहतर समझते हैं, मैं उसको कैसे उसको एनालाइज कर सकता हूँ, या मैं देखूंगा वो मेरे लिए क्या होगा प्रोग्रामर की हैसियत से, वो मुझे कैसे दिखाई देगा? मतलब वो नंबर होगा, वो अल्फाबेट्स हैं, वो इंग्लिश अल्फाबेट्स A to Z का कॉम्बिनेशन है, वो क्या है? 4 बेसिस A, T, G and C, ठीक है। तो मतलब मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ यहाँ पे। क्विकली यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोग देखता हूँ You अगर can मुझे share your screen from present now का जो ऑप्शन है, तो आप अपना कोई टैब भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको कुछ दिखाना है। हाँ, मैं असल में NCBI पे जाके I know this is a new platform for everyone, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं। यहाँ नीचे आप आए, स्क्रॉल डाउन करें, माइक जो है आप लेके आए नीचे, तो प्रेजेंट नाउ एक पॉपअप होगा ऊपर छोटा सा, उसमें प्रेजेंट नाउ लिखा है। तो आप प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करें तो टैब ऑप्शन आएगा, वो टैब करना है। अच्छा, जैसे अब आपको अगर आपको ये नजर आ रहा है स्क्रीन? ठीक, हेलो? यस यस अच्छा, यस, अभी विजिबल हुआ। ये NIH का एक रिसोर्स है जिसमें ये नाउ जो वी कैन नॉट सी इट नाउ, थोड़ी देर के लिए विजिबल था लेकिन अब नहीं है। Actually, we can see. I can see now. I think कुछ लोगों के पास इंटरनेट के इश्यूज होंगे। Okay, नहीं सर, fine. You guys it's see. not- It's visible. Yes, it's visible. मैं एक, अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो मैं वहाँ पे चैट में ही डाल दूंगा। तो मैंने एक सर्च किया है यहाँ पे एक जीन को, जो कि मुझे पता है कि इसमें एक बेस पे, ये छोटा सा जीन है, इसके टोटल 1283 बेसिस हैं। मुझे इसलिए याद है कि ये मैंने अपनी PhD में इस पे रिसर्च की थी, तो इसका मुझे डिटेल्स याद हैं। तो मैं यहाँ पे आपको उसका सीक्वेंस दिखाना चाहता हूँ। सीक्वेंस, अब ये देखिए, ये इस जीन का सीक्वेंस है, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट किया। इसको मैं वापस, अगर मैं अपनी चैट पे आता हूँ, मैं इसको स्टॉप करके यहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है। अगर आप ये चैट में देखें तो मैंने आपको एक टोटल पूरा जीन जो है उसका सीक्वेंस शेयर कर दिया है। आप देखें कि इसमें आपको A, T, G और C के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। और इस जीन को, इट्स अ वेरी क्रूशियल जीन, ये आपकी आईज की नॉर्मल फंक्शन में, नॉर्मल इसकी डेवलपमेंट में इस जीन की इन्वॉल्वमेंट है। तो मैंने फैमिलीज कुछ उनको स्टडी किया था। मेरी अपनी फैमिली में मेरे कजन्स को उनकी आंखें नहीं बनी है और वो ब्लाइंड हैं बाय बर्थ। तो ये वो जीन है, इनमें से 4 बेसेस उनके डिफेक्टिव हैं। कोई से मुझे अब याद नहीं आ रहा कौन से 4 हैं, काउंट करना पड़ेगा, लेकिन वो मैंने आइडेंटिफाई किए थे। सो यानी 4 तो छोड़ें, इनमें इवन कुछ जो और मैंने फैमिलीज भी स्टडी की थी, एक इंडिया की थी, एक यूएस की थी, तो उनमें से एक सिंगल बेसिस जो थे वो भी डिफेक्टिव होने की वजह से उनकी आंख नहीं बनी थी ठीक से। सो दिस इज 1283 बेसिस मेरे ख्याल में, अगर काउंट करें इतने ही बनने चाहिए आउट ऑफ दो 3.2 बिलियन बेसिस। सो यही डेटा है, इसी से नजर आता है। लेकिन जब तक हम इसको प्रोसेस नहीं करते, हम ऐसे यहाँ से नहीं बता सकते कि इनमें से ठीक कौन सा है, गलत कौन सा है। ये एक रेफरेंस है जो मैंने एक डेटाबेस से उठाया, ठीक है जी। तो सर बेसिकली हमारा काम या डेवलपर का काम क्या होगा? मतलब ये इसको इस किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर कोई बेस गलत है या सीक्वेंस गलत है, तो उसको हम उस स्ट्रिंग को चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किसी बेस से? नहीं, हमारा काम नहीं। आपको मैंने जो पूरा फॉर्मेट बताया कि हमें रॉ डाटा किस तरह का मिलता है, फिर हम उसको रेफरेंस के साथ पहले उसको असेंबल करते हैं, छोटे-छोटे रीड्स इस तरह के हमें मिलते हैं, 200-200 के, 400-400 के, उनको असेंबल करके पूरा बनाते हैं। फिर उसके बाद हम उसको रॉ डाटा एक नॉर्मल या रेफरेंस के साथ कंपैरिजन करते हैं।
अब इसको मैं, ये अगर पेशेंट का है सीक्वेंस, तो मैं नॉर्मल बंदे का सीक्वेंस लेके उसके साथ कंपैरिजन करूंगा कि 1 पे क्या है, तो यही आएगा, 1 पे जी होगा, अगला फिर जी होगा, फिर ए होगा, कहीं कहीं डिफरेंसेस आएंगे जो मैंने आपको नॉर्मल डिफरेंसेस बताए थे। फिर वो जो म्यूटेशन आएगी, अब ये जो डिफरेंसेस जो है ये नोट होते जाएंगे अलग फाइल में, टेक्स्ट फाइल में, फिर उसको एनोटेशन होती है, लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, फिर जीन पता करेंगे कौन से जीन के अंदर है, फिर ये सारे वेरिएंट्स को रिकॉर्ड करके, वेरिएंट्स जो है वो 5-6 मिलियन वेरिएंट्स बनते हैं, फिर उनको फिल्टर करके तकरीबन 1 लाख वेरिएंट्स तक लाते हैं, फिर 1 लाख वेरिएंट्स को मजीद फिल्टर करते हैं, तो फिर 50-60 तक लाके फिर उनमें से मैनुअली आइडेंटिफाई करते हैं कि म्यूटेशन कौन सी है। तो इट्स अ लॉन्ग वे। बेसिकली ये सारे जो मैंने आपको बताई हैं टूल्स बताए हैं, उनको यूज करते हुए यही काम हो गया, रॉ डेटा से लेके एक बेस तक आना है प्रोसेसिंग करके। ठीक हो गया जी? हेलो सर। जी सर कुछ ऐसा मतलब कर सकते हैं कि कोई ऐसा सेशन रख लें जिसमें आपने जो जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई हैं, हम लोग उसको प्रैक्टिकली कर सकें। देखें, प्रैक्टिकली इसके ऊपर बात तो की जा सकती है, लेकिन इश्यू ये है कि ये जितना भी काम है ये क्लस्टर के बगैर आप कर नहीं सकते। तो अभी मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी आपको बताई थी कि जैसे लर्निंग के हवाले से मैंने कहा था कि मुझे याद करवाइएगा, और कुछ मैंने बताया था कि याद करवाइएगा, मैं बताऊंगा, लेकिन वो टाइम नहीं है, मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं। तो ये काम भी ऐसा है कि भाई क्लस्टर आप एक्सेस नहीं कर सकते अगर आपके पास, मैं तो गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ, और हमारा जो NIH का क्लस्टर है ये जो ये सुपर कंप्यूटर, ये दुनिया में इसकी जो बेंचमार्किंग हुई थी तो वर्ल्ड नंबर जो रैंकिंग है इसकी ऑलमोस्ट 60 समथिंग नंबर पे है। सो मतलब तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नासा का क्लस्टर है, स्पेस एक्स का क्लस्टर है, चाइना वालों का है, और मुख्तलिफ जगहों पे हर बड़े और इदारे का क्लस्टर होता है, वो उस अपने कंप्यूटर पे ही काम करते हैं। तो हमारे पास भी क्लस्टर है। अगर आपके पास नहीं है एक्सेस, तो अब कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स, अगर आपको पब्लिक हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आप करना चाहें तो यूनिवर्सिटीज और इदारे आपको फ्री एक्सेस दे देते हैं क्लस्टर को। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग है, मेरे ख्याल में उनके पास एक्सेस वो देते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि वो यूएस के बाहर के जो लोग होंगे उनको कैसे एक्सेस देते हैं। फिर इसी तरह आपको अगर आपके पास नहीं है एक्सेस, तो आप अमेज़न वेब सर्विसेज यूज कर सकते हैं, वो भी क्लस्टर है, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, वो चीप है काफ़ी। सो अब आपकी बात तो इंटरेस्टिंग है, हम इस तरह की अगर एक्सरसाइज हो तो उसको बहुत ही यूजफुल होगी बच्चों को सीखने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ आई थिंक इट इज नॉट गोना बी पॉसिबल। सोचा जा सकता है, मैं इसके ऊपर देखूंगा कि सर हम कैसे इसको कर सकते हैं। सर मतलब अभी के लिए तो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, आपने कहा कि नहीं हो सकता। जैसे आपने कहा कि हम लोग गवर्नमेंट से कुछ या कोई भी इदारे से परमिशन ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं कि हम लोग परमिशन लेके कोई भी एक जैसे आप कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर ले और हम प्रैक्टिकली ये काम कर सकें एक मैं साथ। थोड़ा सा ये करूंगी कि ये हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, ठीक है, मैंने इनको इनवाइट किया है। हम ट्रेनर्स हमारे डिफरेंट हैं, वो सेपरेट ट्रेनर्स हैं, और इन्होंने बहुत ही प्रेशियस टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला, ये बहुत काफ़ी हमारे लिए। और नेक्स्ट सेशन में अगर कभी टाइम हुआ तो मैं कभी इनको इनवाइट करना चाहूँगी, लेकिन आप प्लीज़ इनको ट्रेनिंग के ऊपर लाने के लिए थोड़ा सा भी ना फोर्स करें, क्योंकि बिजी होते हैं। और आप लोग इनकी प्रोफाइल विजिट करें तो आप देखेंगे कि यूएस में माशाल्लाह कितने अच्छे काम और कितनी अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, फिर भी इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, यही काफ़ी है। Thanks for jumping in, Mariam, for explaining things. Basically, I'm always open for different ideas, और जो भी इस बच्चे ने बात किया मुझे नहीं, उनका नाम नहीं मालूम, लेकिन वो मतलब यूजफुल हो सकती है इन फ्यूचर अगेन, और उसके ऊपर सोचा जा सकता है कि अगर मैं कुछ आपको बता दूं कि आप कैसे कुछ कर सकते हैं, किस तरह के कोई आइडियाज हम यूं करते हैं कि किसी वक्त दोबारा हम ये रिसोर्सेज, लर्निंग और इन चीज़ों के ऊपर दोबारा किसी दिन सेशन रख लेंगे, और प्रैक्टिस के हवाले से भी जिस तरह किसी ने पूछा, तो फिर इसके ऊपर बात कर लेंगे, डिटेल से स्पेसिफिकली फोकस कर लेंगे कि कौन से लर्निंग रिसोर्सेज आप कर सकते हैं, कहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये भी ढूँढने की कोशिश कीजिए, मरियम आप भी देख लीजिए कि कहाँ से बच्चों को किसी क्लस्टर को एक्सेस हो सकती है, मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट या प्रैक्टिस के लिए या कुछ इस तरह। ये इट्स गोना बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर देम। Yes, inshallah, definitely we are going to do that. I'm going to ask you आपसे थोड़ी सी हेल्प लेके मैं फिर इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ। Awesome.
ग्रेट, थैंक्स अगेन गाइस। मैं इसलिए भाग रहा हूँ कि मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम है। आई हैव अनदर सेशन और वीकेंड में यही होता है मेरे साथ। तो अगेन मेरी ईमेल थैंक है यू सो या मच। फेसबुक भी आपको पता है, फील फ्री टू रीच मी आउट। थैंक्स मरियम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने हमें टाइम दिया। मुझे पता है आपका नेक्स्ट सेशन है और आपको जल्दी है, और बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबको बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। इट वाज अ ग्रेट सेशन। इंशाल्लाह वी गोना इनवाइट यू अगेन जब भी आपको टाइम होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके गाइस, अभी आई एम हेयर और टाइम तो हमारा थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा नेक्स्ट सेशंस के बारे में गाइड करना चाहूँगी। माय ऑडियंस भी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन वी आर गोना डिस्कस इट कि नेक्स्ट में हम लोगों को कैसे ट्रेनिंग लेके चलनी है और व्हाट वी आर गोना लर्न एंड हाउ वी आर गोना बी ट्रेन। तो लेट मी शेयर अ स्लाइड विद यू। थोड़ा सा स्केड्यूल के बारे में आप लोगों को शेयर करूँगी। Yes, can you guys see this screen? Is it visible to you guys? अगर मुझे कोई एक भी yes कहते हैं, क्योंकि Yes. I'm not seeing the chat now. Yes? Yes, it is Alright. visible. ठीक है। So you all are members. हम ये जितने भी हमारी ऑडियंस थे अभी तो मेंबर्स ही थे, और कुछ बूट कैम्प के जो PIIC के स्टूडेंट्स थे वो हमें ज्वाइन भी नहीं कर सके। तो इस और मेंबर्स के बेनिफिट्स आप सबको पता है कि हम लोग इसमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। अर्निंग प्रोजेक्ट्स मेन जो है हमारी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आपको देना, ये भी टारगेट हमारा गोल है। और दूसरा प्रोफेशनल ट्रेनर्स हम लोग, जिस तरह से अभी हमारे साथ डॉक्टर एहसानुल्लाह थे, इसी तरह US बेस्ड पाकिस्तानी हमारे साथ डेटा साइंटिस्ट और AI इंजीनियर्स होंगे, जो मिलके हम सारा कोलैबोरेटिव टास्क करेंगे और उससे सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रियल वर्ल्ड में अप्लाई कैसे किया जाता है। उसके बाद उसके यूज़ केसेस देखेंगे। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अभी हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला, उसमें हमारे ओपन सोर्स कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर हम सब मिलके काम करेंगे। सेकेंडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ सब फील्ड्स हम देखेंगे, रोबोटिक्स देखेंगे, डेटा साइंस देखेंगे, सब पे हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे वन बाय वन। देन करियर गाइडेंस जो है, जो स्टूडेंट्स को दे आर हैविंग अ हार्ड टाइम फाइंडिंग अ पाथ फॉर करियर, तो उनके लिए हमने करियर गाइडेंस की भी थोड़ा सा एक सेशन रखेंगे। तो बिजनेस इंग्लिश ट्रेनिंग, ठीक है, बिजनेस इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में जो कि स्पीकिंग में उनको मुश्किल होती है, तो क्लाइंट्स में जब आप एज ए फ्रीलांसर काम करेंगे या फिर आप किसी मीटिंग अटेंड करेंगे, तो यू हैव टू बी गुड इन इंग्लिश। तो यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ, ठीक है, हम आपको ट्रेन कर रहे हैं। यू हैव टू हैव अ गुड ग्रास्प ऑन इट। एवरीथिंग जो भी हम आपको सिखा रहे हैं वो सब एक पैकेज है, वो सब कुछ मिलके आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह बहुत यूज़फुल होगा। सेकेंडली हम जल्दी से वाइंड अप करते हैं और स्केड्यूल पे आते हैं। स्केड्यूल हमारा ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग हम रखेंगे फ्राइडेज़ को 8:30 PM to 9:30 PM। उसके अंदर हमारे जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होंगे उसको मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूँगी। सारे हमारी टीम को कहूँगी कि सबको ईमेल कर दिए जाए लिंक्स। और बाकी बिजनेस इंग्लिश हमारी होगी सैटरडे को ही, और बिजनेस एटिकेट्स एंड ग्रूमिंग। यस, एटिकेट्स इसलिए हम बताएंगे आपको कि बिजनेस एटिकेट्स क्या है, कि कुछ बड़ी कंपनीज के अंदर जब हम अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू भी हम पास कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन कोई ऐसा बिजनेस का लंच या डिनर रखा जाता है जिसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बिहेवियर और आपके एटिकेट्स और डाइनिंग एटिकेट्स देखे जाते हैं। तो अगर आपने एंग्रो में कभी अप्लाई किया है, या किसी ने एंग्रो, मैं पाकिस्तान के लिहाज से बता रही हूँ, तो वहाँ पे आप इंटर्नशिप के लिए भी जाते हैं ना, तो लास्ट में एक लंच होता है जिसके अंदर फिर आपको सिलेक्शन होती है कि उसकी बेसिस के ऊपर अगर इंटरव्यू भी पास किए हों और आपके अंदर बिजनेस एटिकेट्स ना हो, आपको सही तरीके से बिहेव करना नहीं आता, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका कॉन्फिडेंस लेवल सब कुछ देखा जाता है उस लंच के अंदर, तो फिर आपको इंटरव्यूज़ आपने चाहे मल्टीपल भी पास करनी हो, लेकिन वहाँ पे आपकी रिजेक्शन हो जाती है इसी बेसिस पे। तो एटिकेट्स आर एसेंशियल टू बी लर्न। और हमारी बाकी जो नेक्स्ट स्केड्यूल्स हैं वो मैं आपको जल्दी से वाइंड अप। यस, ट्रेनिंग्स हमारी होंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम AI इन एक्शन, यानी कि हम AI को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में लेके आएंगे और उसका ओवरव्यू और यूज केसेस जो है पहले वो देखेंगे। एंड देन वी आर गोना मूव टू रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के ऊपर काम करेंगे। उसके अंदर हमारा रास्पबेरी पाई होगा, आर्डुइनो होगा, दूसरी चीज़ें होंगी, उसके थ्रू हम लोग कुछ रोबोटिक्स की चीज़ें उसके प्रैक्टिकल्स करेंगे। गूगल क्लासरूम, उसके थ्रू हमारे कुछ माइलस्टोन्स हम रखेंगे जब तक वो
कंप्लीट नहीं हो जाएंगे आप मूव ऑन ही नहीं कर सकते। तो सारे हमारे पास ऑलमोस्ट अभी तक 1000 के करीब मेंबर्स तो हो गए, लेकिन उसमें से कितने हमारे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड कर रहे हैं वो भी हमें अभी देखना है। एंड देन डेटा साइंस। डेटा साइंस में ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हमने रखे हैं कुछ ऐसे जिसमें डेटा सेट्स पे हम काम करेंगे, लेकिन ये वन बाय हम ये किसी कोई ऑप्शनल है तीनों सब्जेक्ट्स। अगर आपको ऑप्शनल आपको एआई में सिर्फ करना है तो आप एआई चूज कर सकते हैं। अगर इंग्लिश है तो फिर आप एआई से नहीं रिलेटेड तो इंग्लिश, और ग्रूमिंग अगर आप चाहते हैं और बिजनेस एटिकेट सीखना चाहते हैं तो दैट्स फाइन, इट्स ओके विद अस। आवर गोल इज टू ट्रेन यू गाइस, हमारा इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। एंड देन इंग्लिश के अंदर भी हमारे 3 लेवल्स हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट ट्रेनर्स हैं जो आपको ट्रेन करेंगे। और उसके बाद ग्रूमिंग में ये है कि सबसे पहले कम्युनिकेशन होगी, उसके बाद जनरल एटिकेट्स होंगे एंड देन प्रोफेशनलिज्म होगा। So there are different levels of English language and then grooming. So इस हम AI in action यानी जो ओवरव्यू होगा वो हम 1 मंथ तक रखेंगे। यूज केसेस को हम कैसे बेसिस, उसमें 3 मंथ्स की रोबोटिक्स की ट्रेनिंग होगी और इसमें सब कुछ प्रैक्टिकल वर्क है। वी आर नॉट एजुकेटिंग यू गाइज, वी हैव एजुकेटेड पीपल, लेकिन हमें उनको ट्रेन करना है। दे डोंट नो हाउ टू वर्क। तो मेन पर्पस क्या है, आपको काम करना सिखाना है। क्योंकि अभी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट की भी सर्टिफिकेशंस हैं और दूसरी भी सिस्को, तो ये मसला हो रहा है, उनको काम करना नहीं आ रहा। तो ये चीज़ हमें जो है इसको ख़त्म करना है पाकिस्तान में। इंशाअल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करना है। डेटा साइंस भी हमारा 3 मंथ्स का ड्यूरेशन होगा। उसमें डेटा साइंस पे जैसे मैंने आपको बताया कि काम करेंगे ओपन सोर्स हमारे गिटहब के ऊपर, कोई भी कमेंट कर सकेगा और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे। एंड देन इंग्लिश के अंदर भी उसमें सिर्फ 3 मंथ्स का हमने इंग्लिश का कोर्स रखा है, क्योंकि सबको इंग्लिश तो आती है, बस बिजनेस इंग्लिश और थोड़ा सा एडवांसमेंट और थोड़ा वो भी आपकी तो स्टार्ट होगी कम्युनिकेशन से। एंड देन कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बताया जाएंगे 1 मंथ। एंड देन जनरल एटिकेट्स के अंदर डिफरेंट आपको बताया जाएगा, वो आप देख लेंगे इंशाअल्लाह इन नेक्स्ट सेशन। And then professionalism. Okay, so let's move on to that. Yes, तो नेक्स्ट फ्राइडे से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं 8:30 PM। सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेंगे, उसको कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे जो हमारा आ रहा है उसमें हम 8:30 PM पे ही बिजनेस इंग्लिश और बिजनेस लोगों ने कोर्टिंग के लिए अप्लाई किया है और उनके लिए कोई क्वेश्चंस हैं कि फिर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वगैरह, तो आप प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं। देन आई एम गोना वाइंड इट। नो क्वेश्चंस। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। Okay, let's end the meeting. I don't think that anyone has any question. Thank you for your time and thank you for joining us. Take care of yourselves and stay home, stay safe. Yes. Are these training free? Yes, these trainings are free. सारे sessions हमारे free हैं, हम आपसे एक single penny भी नहीं लेंगे। हमारे बेस्ड काम है और दूसरा हमारा बिजनेस का दूसरा प्रॉफिट के लिए अलग हमने रखा है, और ट्रेनिंग जो है हमने बिल्कुल फ्री रखी है। All right, I don't think that anyone has any other questions, so inshallah see you in next session. Take care of yourself and Allah Hafiz.